सुबह का वक्त था। सारी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी। लखनऊ के चारबाग पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी भी नए साल की खुशियों में व्यस्त थे। तभी पुलिस स्टेशन के सामने ऑटो से एक व्यक्ति उतरा। वह चेहरे से काफी घबराया हुआ लग रहा था। ऑटो से उतरकर वह पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगा, लेकिन गेट पर खड़े कांस्टेबल ने उसे रोकते हुए उसका नाम और उसके आने की वजह पूछी। तो उसने बताया, सर, मेरा नाम अरशद है और मुझे अर्जेंट में इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर कांस्टेबल समझ गया था कि कोई गंभीर घटना है। उसने ज्यादा रोक टोक और पूछताछ न करते हुए इंस्पेक्टर साहब की ऑफिस की ओर उसे जाने का इशारा किया। वह आदमी बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर साहब सुबह की पहली चाय की चुस्की ले रहे थे। एक घबराए हुए व्यक्ति को आते देखकर वो सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। वह आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जो बेहद ही घबराया हुआ लग रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा, सर, मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर साहब अभी चाय की चुस्की ले ही रहे थे। क्योंकि 2025 का आज ही आगाज हुआ था और पहली सुबह थी, तो इस प्रकार की खबर सुनने के मूड में नहीं थे। मर्डर की बात सुनकर वो थोड़ा चौंक से गए। उन्होंने उस आदमी जिसका नाम अरशद था उसे सामने बैठाते हुए कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। तो उसने कहा, साहब, मेरी माँ और मेरी बहन का किसी ने कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये घटना कहाँ की है? तो अरशद ने कहा, हाँ साहब, मेरी माँ और 4 बहनों का किसी ने कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि यह घटना कहाँ हुई है और पूरी बात क्या है? अरशद ने कहा, साहब, हम सब सर अजमेर शरीफ से लौटे थे और रात को शरणजीत होटल में रुके थे। वहीं पर किसी ने मेरी माँ और बहनों की हत्या कर दी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर साहब एक्टिव हो गए, क्योंकि अभी नए साल के जश्न मनाने का समय नहीं था। जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का समय था। सामने बैठा व्यक्ति अरशद रोए जा रहा था। आखिर रोए भी क्यों न, जिसके परिवार के लोगों की हत्या हो गई हो तो वो रोएगा ही ना। इंस्पेक्टर साहब ने देर न करते हुए अरशद को अपने साथ लिया और होटल शरणजीत पहुंच गए। होटल शरणजीत में अरशद और उसकी फैमिली कमरा नंबर 109 में रुके हुए थे। इंस्पेक्टर साहब कमरा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह जाते हैं। अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी। किसी के गले में दुपट्टा तो किसी के गले में रस्सी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कातिल जो था वह किसी भी हालत में इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उनके गले पे कटने के निशान थे और हाथ की कलाइयों पे भी कटने के निशान थे। मतलब 3 तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, गला दबाकर, गला काटकर और कलाई काटकर। आखिर कोई इतनी नृशंस हत्या क्यों करेगा, यह बात इंस्पेक्टर साहब को समझ में नहीं आ रही थी। तो इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत होटल के पूरे एरिया को सील करने का आदेश दिया। क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर खाकी और खादी दोनों का हेड ऑफिस है, जहां पर सत्ता का गलियारा भी है। इसलिए बड़े अधिकारी किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने देर न करते हुए इस घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। आला अधिकारी भी देर न करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को यह बात में समझ में नहीं आ रही थी, आखिर इस परिवार की हत्या कोई क्यों करेगा जो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और होटल के स्टाफ से बात की, तो पता चला कि यह परिवार 30 दिसंबर से इस होटल में रुका हुआ था और पिछली रात इन्होंने जमकर 31 दिसंबर मतलब 2024 बीतने की पार्टी की थी। इंस्पेक्टर साहब को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि 31 दिसंबर को जिस परिवार ने पार्टी की थी, आज 1 जनवरी 2025 को मृत अवस्था में मिला हुआ है। अरशद का रो रो कर बुरा हाल था। वह रह रह कर बेहोश हो रहा था और जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ने की गुहार कर रहा था। कुछ ही देर में वहां पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना लिया और इंस्पेक्टर को जांच का आदेश दिया। चूंकि यह बात अब सत्ता के गलियारों में भी पहुंच चुकी थी, तो केस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि कोई भी कमरे की तरफ न जा रहा है और न आ रहा है। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ये 7 लोग होटल में रहने के लिए 30 दिसंबर को आए थे। इससे पहले भी वो कई होटल में गए थे, लेकिन उन्हें रुकने के लिए किसी ने कमरा नहीं दिया हुआ था, क्योंकि ये 7 लोग थे और ये एक कमरा लेना चाहते थे। जब ये होटल शरणजीत में आए तो होटल के स्टाफ ने इन्हें रूम देने से मना कर दिया, लेकिन डॉर्मेट्री दे दिया जिसमें 7 लोग आराम से रुक सकते थे। कमरे से अरशद के अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था। सब लोग कमरे के अंदर ही रहते थे। अरशद भी केवल खाना लेने के लिए बाहर जाता था। बाकी परिवार का कोई भी सदस्य कमरे के बाहर नहीं जाता था। पिछली रात बस ऐसा हुआ था कि अरशद के साथ उसके पिता असद भी घर के बाहर गया था और दोनों फिर खाना लेकर साथ में लौटे थे।
आज सुबह दोनों साथ में निकले थे। असद लौट कर नहीं आया, लेकिन अरशद जब लौट कर आया तो वह पुलिस के साथ आया। इंस्पेक्टर साहब के लिए यह बात बहुत चौंकाने वाली थी। आखिर जब कोई कमरे में गया नहीं तो यह हत्या कैसे हुई? अब उन्हें अरशद पर शक हो रहा था कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। सीसीटीवी फुटेज और होटल स्टाफ के पास से पुलिस को माजरा कुछ समझ में आया और उसने देर न करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अरशद को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना की खबर उन्होंने आगरा पुलिस को भी भेज दी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अरशद के घर जाकर पड़ोसियों से इसके बारे में पता करें। आगरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसके घर पहुंची और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। असल में ये पूरा परिवार आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। आगरा के टेढ़ी बेगिया क्षेत्र में इस्लाम नगर में उनका घर है। पड़ोसियों की माने तो अहद बेहद सनकी है। वो किसी से बात नहीं करता है, जरा जरा सी बात पर झगड़े के लिए उतारू हो जाता है। पिछले हफ्ते ही बिजली के मीटर को लगाने को लेकर उसकी पड़ोसियों से झड़प हो गई थी। 12 दिन पूर्व ही उसका परिवार घर पर ताला लगाकर कहीं निकल गया था और ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी पूरा परिवार 2-2 महीने के लिए घर से गायब हो जाता था। वो कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसकी किसी को खबर नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि वो हैवान है। बात 6 महीने पुरानी है। उसकी 7 महीने की मासूम बेटी थी जो बीमार थी। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन असद ने अपने आंगन में गड्ढा खोदकर उसे दफनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब यह बात पड़ोसियों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसके लिए अरशद से उनकी काफी लड़ाई और झगड़े भी हुए। पड़ोस के लोग बेटी को डॉक्टर के पास ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। एक पड़ोसी ने बताया कि असद से रिलेशन रखने लायक नहीं था। वो रात में कितने बजे आता और जाता किसी को पता नहीं था। शादी हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं थी। पहली पत्नी उसे छोड़कर गई थी, जिसके बाद असद ने दूसरी शादी कर ली थी। वो अक्सर अजमेर भी आता जाता रहता था। वह दिल्ली में किसी के यहाँ काम करता था, जिसकी वजह से उसका नाम दिल्ली वाला रखा गया था। मोहल्ले के ज्यादातर लोग उसे दिल्ली वाले के नाम से ही जानते थे। वह दिल्ली से कुछ सामान लेकर यहाँ आता था और फेरी लगाता था। फेरी लगाते वक्त भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अगर उससे कोई ज्यादा बात करता था तो वह उससे झगड़ा कर लेता था, लड़ाई कर लेता था। इसलिए लोग उससे बचकर ही रहते थे। कुछ दिन पूर्व ही पड़ोसी दुकानदार से साइकिल हटाने को लेकर उसका विवाद हुआ तो उसने पथराव कर दिया। वो किसी से भी बनाकर नहीं रखता था। उसकी 3 जवान बहनें थी, एक नाबालिग थी, लेकिन उसे उसकी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पड़ोस के लोगों ने बताया कि असद खुद में ही मगन रहता है। इस्लाम नगर में वो काफी समय से रहता आ रहा है, लेकिन उसकी दोस्ती किसी से भी नहीं है। वो ना ही किसी के साथ उठता बैठता था और ना ही किसी के साथ मेलजोल रखता था। सामान खरीदने के लिए भी कभी घर से निकला तो ठीक, बाकी समय वो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। दिल्ली वाले के नाम से मशहूर अरशद अपनी बहनों को किसी से बात नहीं करने देता था और उसकी माँ बहन भी किसी से मतलब नहीं रखती थी। पहले तो अरशद पुलिस को घुमाता रहा, फिर उसने कबूल कर लिया कि सर, उसने ही अपने बाप के साथ मिलकर बहनों को मारा है। उसके मोबाइल से 2 वीडियो मिले, जिसमें एक अरशद तो दूसरा उसके अब्बू का है। वीडियो में अरशद का बाप असद अपने पूरे परिवार के साथ है, जिसमें उसकी बीबी मतलब अरशद की माँ और उसकी 4 बहनें हैं। वीडियो में उसने बस्ती के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से मजबूरी में हमने ये कदम उठाया है। अपने हाथों से अपनी बीबी और बेटियों को मारा है। इसके जिम्मेदार बस्ती वाले हैं। हमारा घर इन लोगों ने छीनने के लिए न जाने कितने कितने जुल्म ढाए हैं। हमने आवाज उठाई तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। 10-15 दिन हो गए सर्दी में भटकते हुए। योगी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुसलमानों को बिल्कुल न छोड़ें। इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। इनकी वजह से मैं अपनी बेटी, अपनी वाइफ का कत्ल कर रहा हूँ। अरशद के बाप असद ने ये वीडियो जारी किया है। इसके अलावा उसने पूरी बस्ती को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मौत के जिम्मेदार रानू उर्फ आफताब अहमद, अलीम खान, सलीम खान, ड्राइवर अहमद, अजहर और उसके रिश्तेदार हैं जो लड़कियों को बेचते हैं। ड्राइवर अहमद अजहर उसके रिश्तेदार हैं जो लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का प्लान था कि ये हमें जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को बेच देंगे और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसीलिए हम ये हत्या कर रहे हैं।
असद ने कहा कि हम बदायूं के रहने वाले हैं। हम पर आरोप लगते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन बदायूं में रहने वाली हमारी ताई के पास सारे सबूत मिल जाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज मेरी सारी बहनें मर रही हैं, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहता हूं कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर किसी और परिवार को ऐसा न करना पड़े, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शिए। जीते जी हम तो इंसाफ ना पा सके, लेकिन मरने के बाद हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और योगी जी, अगर आप सच्चे ठाकुर हैं तो हमारे घर में मंदिर जरूर बनना चाहिए, श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। असद ने कहा कि बाप के साथ मिलकर हमने बहनों को मारा है। न जाने कितने गरीब लोगों की बेटियों को इन्होंने उठाकर बेच दिया है। बस्ती वालों ने चौकी को अपने हाथ में ले रखा है। पुलिस वालों को पैसा देकर ये बच जाते हैं और मोहल्ले की लड़कियों को, मोहल्ले की गरीब लड़कियों को ये बेचते हैं। असद ने अंत में कहा कि आपकी मर्जी है कि आप हमें जलाओ या दफनाओ, इनको बेरहमी से मैंने मारा है। हमारे हिंदुओं ने कोई मदद नहीं की। हाथ जोड़कर विनती है कि हमें इंसाफ दिलाओ। आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है मरने के बाद आप हमें इंसाफ दिलाओ। असद ने पूछताछ में कबूल किया है कि ये परिवार 10 दिन पहले अपने गांव से निकला था। सबसे पहले अजमेर गया, उसके बाद अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे। आखिर में 30 दिसंबर को ये लोग लखनऊ पहुंचे। 31 दिसंबर की रात को अरशद शराब लाया, खुद भी बाप के साथ बैठकर पिया, अपनी माँ और बहनों को भी पिलाया। जब सब लोग नशे में हो गए तो उसने अपने बाप के साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। अरशद ने कहा कि उसकी प्लानिंग थी कि घटना को अंजाम देने के बाद वह और उसके अब्बू दोनों आत्महत्या कर लेंगे। उसके अब्बू सुबह ही आत्महत्या करने के लिए निकल गए, लेकिन वह चाहता था कि क्रियाकर्म हो जाए, फिर वह आत्महत्या करेगा। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सारा राज खोल लिया, वह पकड़ा गया। उसने उस सरकार से गुहार की कि आपकी मर्जी, आप जलाओ या दफनाओ, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आना चाहते थे, अपने यहाँ मंदिर बनवाना चाहते थे, इसलिए पड़ोसी हमें परेशान कर रहे थे। उसने धर्म का एंगल तो दे दिया, पर सच्चाई क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही आएगी। एक ही परिवार के 5 लोगों के मर्डर से पूरा देश दहल गया है। लखनऊ ही क्या, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। अरशद और असद को आखिर इस घटना के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या वो सच में मजबूर थे? हालांकि पारिवारिक कलह की भी बात सामने आ रही है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद असद सुसाइड करने गया तो कहाँ गया? क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है या इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं पर अरशद जो पकड़ा गया है, हो सकता है वह बचने के लिए इस प्रकार का बहाना बना रहे हो। सच्चाई जो भी है वो आगे निकल कर आएगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।